हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना पाइथन के रिवीजन टूर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 प्रोग्राम्स बनाए थे, जिन प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया था। आज जो है हम कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जहां पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी है ना हम लोगों ने, ठीक है, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन से थे हमारे? वही ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और बराबरी के लिए ये डबल इक्वल टू का साइन है, और नॉट इक्वल टू शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का हमारा साइन होता है यहां पे। तो देखो अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि यार ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे, जो भी ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने टोकन्स के टाइम में भी ये पढ़ा था कि यार ये जो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ना हमारे, ठीक है, इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग किस काम के लिए करते हैं? इन रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग? कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं ना यार, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का नतीजा या तो ट्रू निकलता है या फॉल्स निकलता है। अच्छा, इतनी बात जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमने टोकन जब पढ़ रहे थे उस समय हमने ऑपरेटर्स भी डिस्कस किया था और रिलेशनल ऑपरेटर भी हमने उस समय देख लिया था। नाउ अब देखो यहां पे हमारे पास अब नई चीज क्या आ रही है कि यार जितने भी ये कंडीशनल स्टेटमेंट बनती हैं रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनती हैं, अगर इन स्टेटमेंट को मुझे अपने प्रोग्राम में यूज करना हो, ठीक है, स्टेटमेंट को मुझे अपने प्रोग्राम में डालना हो, तो भाई उसको मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकता। उसके लिए मुझे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट बनी है मेरी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर को मैंने यूज किया और एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाई, तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर मैं अपने प्रोग्राम में डालना चाहता हूं तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं डाल सकता यार। इसके लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसकी मदद लेनी पड़ेगी? वो है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। अब ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन सी है हमारी? देखो, पहली डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ, दूसरी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मेरे पास इफ और एल्स, और तीसरी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है मेरे पास इफ एल इफ, ठीक है। तो ये 3 तरह के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए जरा अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, देखेंगे कि भाई इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कैसे डालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लें ताकि मैं अब 1 बाय 1 इन सब तीनों केसेस को समझाना शुरू कर दूं। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हाँ भी हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ना, अब मैं 3 केस बनाऊंगा और तीनों केसेस के द्वारा मैं आपको ये जो हमारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं पहले केस नंबर 1 लेके चलता हूं। अब मेरा एक केस नंबर 1 है, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपको किसी बिल काउंटर में बिठा दिया गया और आपको एक कंडीशन दे दी कि देखो जी, इफ कस्टमर बिल इज मोर देन 10,000 देन गिव डिस्काउंट ऑफ 10%। बस इतना बोल दिया गया कि भाई देखो जी, कस्टमर का बिल, एक सिचुएशन है कि कस्टमर का बिल अगर मोर देन 10,000 है तो फिर हमें कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है? 10% का, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहां पे अगर मैं देखूंगी यार कंडीशन क्या बन रही है यहां पे, तो देखो ये मैं रिलेशनल ऑपरेटर को लेकर मैंने ये कंडीशनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली कि बिल, अब यहां पे लिखा हुआ मोर देन ना, तो मोर देन के लिए सिंबल होता है ये वाला, और कितना 10,000,
तो ये देखो, ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार कर ली कि भैया बिल इज मोर देन 10,000 ये। लेकिन अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में डालना है तो मैं इसको डायरेक्टली तो डाल नहीं सकता। अगर आपके पास आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर एक सिंगल कंडीशन अराइज हो रही हो, तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, यहां पे इफ का इस्तेमाल करोगे। कैसे करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है इफ, और जो भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है वो कंडीशनल स्टेटमेंट आप लिख दो, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो इफ लिखा, फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है वो लिख दी, फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो, और अब मैंने इसके नीचे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और फिर यहां पे स्टेटमेंट 3 लिख दिया। अच्छा, अब आपको एक चीज देख रहे होगे यहां पे कि यार स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 थोड़ा इधर गैप दे के आई हैं, बाकी स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इफ की लाइन में आ रही है। असल में क्या होता है, जब मैं कोई इफ लगा के, कंडीशन लगा के, कोलन लगा के एंटर मारता हूं ना, तब तो ऑटोमेटिकली कर्सर जो है मेरा नेक्स्ट लाइन पे जब जाता है ना, तो वो इधर नहीं बल्कि थोड़ा सा गैप दे के रुकता है। वो कहता है कि भैया आपने इफ के अंडर जितनी भी स्टेटमेंट डालनी है वो सारी आप एक गैप, ये इसी गैप को मेंटेन करके डालते हैं। और जब ये आप एंटर मारा और ये बैक स्पेस दबा के यहां पे आ जाएंगे तो ये बिल्कुल इफ के बाहर आ गया, यानी कि इस समय ये दो स्टेटमेंट मेरी इफ के अंडर डली हुई। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ यहां पे इसका कि भाई अगर देखो ये कंडीशन होगी ट्रू तो स्टेटमेंट 1 और 2 परफॉर्म होंगी और उसके बाद 3 होगी, और अगर मान लो ये कंडीशन हुई फॉल्स तो ये 1 और 2 स्किप हो जाएंगे, सीधा स्टेटमेंट 3 परफॉर्म होगी। जरा मैं इसी बात को एक डायग्राम के द्वारा भी आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। तो जैसे सपोज मान लो ये मेरा डिसीजन है। अब देखो मैंने यहां पे लिखा इज और जो मेरी कंडीशन है। अच्छा, अब देखो जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं इसका नतीजा या तो भैया ट्रू निकलेगा या फॉल्स निकलेगा, यही होगा ना भाई। जो कंडीशन होती है उसका आंसर ट्रू होता है, फॉल्स होता है। तो जैसे ये वाला केस जो चल रहा है, अगर इसमें कंडीशन हो गई ट्रू तो देन स्टेटमेंट 1 परफॉर्म होगी, उसके बाद स्टेटमेंट 2 परफॉर्म होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत निकलती है तो 1 और 2 तो होना नहीं ना, फॉल्स के केस में सीधा क्या होगा, स्टेटमेंट 3। अच्छा, अब मैं यहां से इसको ये ज्वाइन कर देता हूं। अब इस डायग्राम को देखो और समझ जाओगे आप कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है। भाई पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो स्टेटमेंट 1 परफॉर्म करी, फिर 2 परफॉर्म करी, एंड देन उसके बाद सीधा यहां पे आके इधर स्टेटमेंट 3 कर दी। यानी कि कंडीशन ट्रू है तो 1 और 2 तो हो गई होगी क्योंकि वो इफ के अंडर आ रही है, पर जब ये दो इफ के अंडर का काम खत्म कर लेगा तो आगे की स्टेटमेंट तो करेगा ना, तो स्टेटमेंट 3 करेगा ही। लेकिन अगर ये कंडीशन हुई गलत तो फॉल्स के केस में ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कर नहीं रहा, सीधा यहां से स्टेटमेंट 3 पे ही आ जा रहा है। ठीक है, तो भैया अब यहां पे क्या है कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो स्टेटमेंट 1 और 2 परफॉर्म होगी, और अगर ये कंडीशन गलत हुई तो ये 1 और 2 स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको नोट कर लो, और मैं इसका इसी चीज को करने का प्रोग्राम जो है वो पाइथन में आपको बना कर दिखा देता हूं। तो जल्दी से इसको नोट करें फटाफट, जल्दी से। ठीक है, अब चलिए अपनी वही पाइथन की विंडो खोलता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे हमने डिस्काउंट निकालना था तो पहले मैंने यहां पे यूजर से क्या ले लिया, बिल ले लिया। बिल इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द बिल। तो जो बिल की वैल्यू है यूजर से ले ली मैंने यहां पे, और एक डिस्काउंट भी ले लिया, उसको मैंने 0 कर दिया। अच्छा देखो, अब हमें जो केस दिया हुआ था उसमें क्या बोला था कि बिल ग्रेटर देन 10,000 होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस स्क्रीन को भी उसके साथ एडजस्ट करने की। हाँ, ये देखो, अब यहां पे देखो, इस फ्लो चार्ट से ही देखते हैं हम करते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या है, इधर यहां इसको ले आता हूं यहां पे। तो भाई अब हमें जो बिल ग्रेटर देन 10,000 है तो मैंने लिखा जी इफ बिल, देखो कैसे लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 10,000 और सेमीकोलन। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप एंटर मारोगे तो देखो कर्सर कहां रुक रहा है, बिल्कुल इधर की साइड नहीं आ रहा कर्सर। यहां पे कर्सर थोड़ा अपने आप ही आगे जाके रुका है यहां पे।
ठीक है, यानी कि अब जो स्टेटमेंट आप लिखोगे वो इसके इफ के अंडर कंसिडर करी जाएगी। अब हमने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, यहाँ पे देखो दे रखा है यहाँ पे कि अगर 10,000 से ऊपर बिल है तो डिस्काउंट देना है 10% का। तो मैं लिख देता हूं डिस्काउंट इज इक्वल टू जो भी बिल की वैल्यू आई है उसका 10% क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% आ जाएगा इससे। और देखो फिर मैंने बैक स्पेस दबा के यहां पे आ गया। तो इस समय इफ के अंदर सिर्फ एक ही लाइन जुड़ी हुई है, वो है डिस्काउंट वाली। और फिर मान लो मैंने नेट इज इक्वल टू कर दिया बिल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और फिर डिस्काउंट भी दिखा देते हैं बंदे को कितना बना उसका। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्क और प्रिंट नेट बिल इज इक्वल टू कॉमा नेट, ठीक है। ये देखो इस तरह से बनके मेरा ये प्रोग्राम रेडी हो गया, ठीक जी। अब जरा मैं इसको एक बार चला के देखता हूं। F5 दबाया, यहां पे बिल मांग रहा है। देखो मैंने अपना बिल 10,000 से ऊपर डालता हूं, 15,400 डाला, एंटर मारा। देखो डिस्काउंट मुझे कितना मिला, 1540 का, और मेरा जो नेट बिल बन के आया वो 13,860 बन के आया, ठीक है। एक बार और उसको रन करता हूं। इस बार मैं बिल अपना 8,900 डालता हूं जो कि 10,000 से कम है। तो देखो इस वक्त डिस्काउंट मेरा 0 है और नेट बिल 8,900 ही बन के आया, ठीक है जी। तो ये सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में मैंने डिस्काउंट 0 रखा हुआ था। तो अगर भाई सिंपल सी बात है, ये कंडीशन इफ की ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी डिस्काउंट के अंदर नई वैल्यू आएगी, और अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, डिस्काउंट के अंदर 0 का 0 ही बना रहेगा। और इसलिए यहाँ पे फिर बाद में आके नेट बिल निकालने के लिए बिल में से डिस्काउंट माइनस करा और जो नेट बिल आया वो आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है जी। तो ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है इस प्रोग्राम को भी आप नोट कर लें फटाफट जल्दी से। देन उसके बाद मैं केस नंबर 2 को डिस्कस करता हूं, जल्दी करें इसको। चलिए अब हम अपना यहां पे केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, देखो जी। अब केस 2 में क्या है कि देखो इफ, मैंने बोला इफ कस्टमर बिल इज मोर देन, या मोर देन, इस बार करते हैं मोर देन इक्वल टू 10,000, देन गिव 10% डिस्काउंट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज गिव 5% डिस्काउंट। अब जरा यहां पे इसको जरा कंडीशंस बनाते हैं जरा इसकी। यहां पे पहले यहां पे बोला हुआ बिल इज मोर देन इक्वल टू 10,000, तो भैया एक कंडीशन ये लिख दी मैंने, बिल इज मोर देन इक्वल टू ये 10,000, मेरी एक कंडीशन बन गई। तो इसमें कितना डिस्काउंट देना है, इसमें देना है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। चलो जी 10% का डिस्काउंट दे देंगे इसमें। अच्छा यहां पे लिखा हुआ अदरवाइज। अब ये अदरवाइज क्या है, अदरवाइज का मतलब ये हो गया कि अगर 10,000 या उससे ऊपर नहीं है तो, यानी कि अगर बिल आपका लेस देन 10,000 है तो, ठीक है, तो उस केस में कितना डिस्काउंट देना है, 5% का। अच्छा अब देखो यहां पे हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, एक ये और दूसरी सिचुएशन ये, तो दो कंडीशन अराइज हो गई ना। तो ऐसे दो कंडीशन वाले केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, इसके लिए पहले जैसे इफ लगता है। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है उसको आप लिख दो, कंडीशन नंबर 1 लिख दी मान लो मैंने, फिर लगाओ कोलन, और फिर जो स्टेटमेंट आपने इसके अंडर करनी है, जो स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है वो कर दो, और फिर आप लिखोगे एल्स, और एल्स में भी लगाओगे कोलन। अब देखो क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 और 2 होगी, और अगर ये गलत हुई तो सीधा एल्स वाले पार्ट में आएगा, और एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट जुड़ी है, मान लो स्टेटमेंट 3 है और स्टेटमेंट 4 है, फिर उसके बाद अपना एल्स से बाहर आके स्टेटमेंट नंबर 5 पर रहा है। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 और 2 इफ के साथ जुड़ी हुई है, स्टेटमेंट 3 और 4 एल्स के साथ जुड़ी हुई। तो देखो अब इसका एग्जीक्यूशन साइकिल किस तरह से चलेगा हमारा, जैसे हमने यहां पे इज और ये हमने यहां पे कंडीशन लिख दी, कंडीशन 1। अब ये कंडीशन 1 या तो ट्रू इवेल्युएट होगी या फॉल्स में इवेल्युएट होगी। अगर ये ट्रू में इवेल्युएट होती है तो मुझे क्या क्या करना है, स्टेटमेंट 1 करना है
देन उसके बाद मुझे स्टेटमेंट 2 करना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स में इवेल्युएट होती है तो फिर उस केस में मुझे स्टेटमेंट 3 करना है एंड देन स्टेटमेंट 4 करना है। अच्छा, अब उसके बाद स्टेटमेंट 5 तो ऑब्वियसली इस इफ एल्स से बाहर आके स्टेटमेंट 5 ही है, तो यहां मैंने स्टेटमेंट 5 भी लिख दिया। और अब यहां से देखो, यहां से एक लाइन आएगी और ये इसको इधर हम जोड़ देंगे। तो अब देखो एग्जीक्यूशन किस वे में चल रहा है हमारा, कि भाई पहले कंडीशन चेक करिए, अगर कंडीशन है ट्रू तो इधर आएगा, स्टेटमेंट 1 करेगा, 2 करेगा और सीधा फिर यहां से आके स्टेटमेंट 5 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है फॉल्स तो 1 2 नहीं करेगा, फिर उसके बाद उसकी जगह 3 करेगा, 4 करेगा एंड देन 5 करेगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर कंडीशन होगी ट्रू तो स्टेटमेंट 1 के अंडर वाला काम होगा, और कंडीशन होगी फॉल्स तो स्टेटमेंट 2 के अंडर वाला, एल्स के अंडर वाला काम होगा, सॉरी। तो चलो इस चीज को मैं प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट कर देता हूं। तो ये मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, इस बार डिस्काउंट 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्काउंट के अंदर अब हर हाल में वैल्यू आनी ही आनी है। तो पहला केस था कि बिल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो चलो जी इक्वल टू सिंबल और लगा दिया, तब कितना डिस्काउंट होगा, तब 10% होगा। अब यहां पे मैंने लिख दिया जी एल्स, एल्स के बाद कोलन, एंटर मारा, तब डिस्काउंट कितना होगा, वो होगा बिल का 5%, तो 5 डिवाइड बाय 100। तो ये लो जी, अगर अब यहां पे क्या है, बिल 10,000 या उससे ऊपर हुआ तो डिस्काउंट होगा बिल का 10%, और एल्स अगर नहीं हुआ तो डिस्काउंट होगा बिल का 5%। तो अब इसको भी चला के देख लेते हैं एक बार। देखो, अब मैं यहाँ पे बिल की वैल्यू देता हूं 8,900, जो कि 10,000 से कम है, तो देखो 445 इसका डिस्काउंट हुआ और सब कटकुटा के नेट बिल इसका 8,455 रुपीज हुआ। लेकिन अगर वहीं इसका मान लो अपना बिल जो है वो ज्यादा होता, मान लो 14,100 है, तो यहां देखो 1410 इसका डिस्काउंट हुआ और टोटल बिल हुआ कटकुटा के दैट इज 12,690। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया हमारा। तो आप लोग फटाफट पहले तो एक तो ये नोट कर लीजिए सारा, और इसको नोट करने के बाद आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपना नोट कर लेना है। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहा हूं आपका। ये दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं आप लोग एक बार खुद भी बना के देखिएगा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और एक और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है एलिफ की, उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आज क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे का कार्यक्रम हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।